गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम इतिहास के विषय में अध्ययन करेंगे। ज्ञान वैविध्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। ज्ञान वैविध्य चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों, अपने परिवार वालों को भी इसमें अपलोड किए जाने वाले वीडियो को शेयर करें, दिखाएं और उन्हें भी इस लाभ को दिलाएं। तो ज्ञान आज हम इतिहास विषय के बारे में अध्ययन करेंगे। इतिहास आप लोगों ने पढ़ा होगा, छोटी कक्षाओं से निरंतर चलने वाला विषय है। इतिहास विषय से हमारे पाठ्य पुस्तक या अपने पाठ्यक्रम में भी चलता है। इसके अलावा विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी इतिहास विषय के बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इतिहास क्या है। इतिहास किसे कहते हैं, इसका अपन इतिहास का अर्थ, इसकी प्रकृति के बारे में आज अध्ययन करेंगे। इतिहास किसे कहते हैं। आपके मन में आ रहा होगा इतिहास का मतलब अतीत की घटनाओं का समूह है ही इतिहास होता है। बहुत सारे विद्वानों ने इतिहास की अलग अलग परिभाषाएं दी है। तो अतीत की घटनाओं आधारित उसे भी इतिहास कहते हैं। अब अतीत के अंदर तो बहुत सारी घटनाएं घटी होगी, तो उन सभी घटनाओं को क्या इतिहास में लिखा जाता है या नहीं लिखा जाता है। घटनाएं तो बहुत सारी घटती रहती है, लेकिन किन किन घटनाओं को इतिहास में लिखा जाता है, तो मैं आपको बता रहा हूं। इतिहास में जिन जिन घटनाओं को लिखा जाता है, तो मानव आधारित घटनाओं का घटित होना। मानव आधारित घटनाओं का घटित होना, किसी मानव विशेष के ऊपर जो घटनाएं अतीत में घटी है, उन घटनाओं का वर्णन इतिहास में मिलता है। किसी भी मनुष्य के ऊपर, किसी भी मानव के ऊपर जो घटनाएं घटित हुई है, उनको इतिहास में लिखा जाता है। दूसरी, अगर भौगोलिक क्षेत्र में परिवर्तन हो, जो भूभाग है भारत का, अगर बढ़ जाए या घट जाए, या किसी भी देश का भूभाग बढ़ता है, घटता है, तो इस प्रकार की घटनाओं को भी इतिहास में लिख दिया जाता है। अगर हम बात करें अभी, जैसे अभी कोविड-19
जैसी महामारी संपूर्ण विश्व में आई, जैसे कोविड-19 नामक बीमारी संपूर्ण विश्व के अंदर अभी चल रही है। जब आज के 100 साल बाद में, जब 100 साल बाद में जब हम आगे जाएंगे तो हम इसको इतिहास में वर्णित कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस बीमारी से संपूर्ण मानव जीवन इस कोविड-19 से प्रभावित हुआ है। इसलिए इसका भी हम इतिहास में वर्णन कर सकते हैं। ये भी आज के 100 साल बाद ये भी अतीत के अंदर चली जाएगी, तो इसका भी हम इतिहास में वर्णन कर सकते हैं कि ऐसी कोविड-19 नामक बीमारी आई थी जिसमें संपूर्ण मानव जीवन प्रभावित हुआ था। संपूर्ण मानव जीवन को घरों के अंदर कैद कर दिया था। संपूर्ण मानव जीवन का जो दैनिक दिनचर्या प्रभावित हो गई थी। घरों के अंदर कैद थे, ना किसी प्रकार के त्योहार मना सकते थे, ना मंदिर जा सकते थे, ना बाजार जा सकते थे, ना कहीं बाहर घूमने जा सकते थे। तो ये इतिहास के अंदर, ये भी अतीत के अंदर हो जाएगी। तो इतिहास में ऐसी बीमारियों का, ऐसे घटनाओं का वर्णन किया जाता है जो मानव जीवन को प्रभावित करती है। ऐसे ही अगर हम बात करें भौगोलिक क्षेत्रों में बदलाव, जैसे अभी नेपाल और भारत का, चीन और भारत का, पाकिस्तान और भारत का आपस में खींचातानी चल रही है। मान लो भारत और पाकिस्तान में युद्ध हो जाता है, या किसी भी एक देश से दूसरे देश में युद्ध हो जाता है, या बिना युद्ध ही भारत का भौगोलिक क्षेत्र बढ़ जाता है, भारत का भौगोलिक क्षेत्र बढ़ जाता है या घट जाता है, या तो बढ़ जाता है या घट जाता है, या कोई ज्वालामुखी भूकंप से इस भौगोलिक क्षेत्र में बदलाव आ जाता है, बदल जाती है, तो वो भी अतीत के अंदर चला जाएगा और इसका भी इतिहास लिखा जा सकता है। तो इतिहास के अंदर ये चीजें होती है। इसके बाद इतिहास को लिखने के लिए क्रमबद्धता होनी चाहिए, क्रमबद्धता होनी चाहिए, क्रम में लिखा जाना चाहिए। एक इतिहास जो होता है उसमें क्रम होना चाहिए, ये नहीं कि कहीं से भी उठा ले। अगर कोई भी चीज एक क्रम में होती है तो अच्छी लगती है, तो इतिहास में क्रमबद्धता होनी चाहिए। इसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण बात कि इतिहास को जब पढ़ते हैं तो कुछ तो आधार होना चाहिए। तो इतिहास को जब हम पढ़ते हैं तो सबसे जो महत्वपूर्ण जरूरी है वो साक्ष्य होने चाहिए, प्रूफ होना चाहिए कि आप इतिहास पढ़ रहे हो या आप इतिहास लिख रहे हो, तो आपके पास क्या प्रूफ है। तो इतिहास को लिखने के लिए प्रूफ होने चाहिए कि आपके पास क्या क्या साक्ष्य हैं इस इतिहास के विषय में। तो ये कुछ सामान्य सी बातें थी कि इतिहास तो बहुत बड़ा है, लेकिन इस इतिहास के अंदर किन किन घटनाओं का वर्णन किया जाता है, या इतिहास के अंदर क्या क्या लिखा जाता है, किन किन को सम्मिलित किया जाता है। तो इतिहास के अंदर मानव आधारित घटनाओं का घटित होना, इसको इतिहास के अंदर सम्मिलित किया जाता है। अगर किसी भौगोलिक क्षेत्रों में बदलाव हो जाता है तो उनको इतिहास में लिया जाता है। इसके मैंने उदाहरण दिया आपको कि जैसे कोविड-19 नामक बीमारी अभी संपूर्ण मानव जीवन को प्रभावित कर रही है, तो आने वाले समय में जब हमारी पीढ़ी जाएगी, दूसरी पीढ़ी आएगी, तो ये इतिहास लिखा जाएगा कोविड-19 का। इसी के बाद में अगर किसी
देश की भौगोलिक परिस्थिति बदल जाती है तो वो भी इतिहास में लिखी जाती है। और इसके बाद में इतिहास के अंदर एक क्रमबद्धता होनी चाहिए, एक क्रम से चलता हुआ आना चाहिए और उसके बाद इतिहास के अंदर साफ से होने चाहिए। देखो इतिहास क्या होता है, ये इस मानव जीवन के उत्थान और पतन के ऊपर आधारित होता है। मानव जीवन का अगर उत्थान होता है तब भी इतिहास लिखा जाता है, उसका पतन होता है तो भी इतिहास लिखा जाता है। तो मानव जीवन के उत्थान और पतन की चिर गाथा है इतिहास। अभी इतिहास की एक सिंपल सी परिभाषा है, ये तो लिया ये और है, मानव जीवन के उत्थान व पतन की चिर गाथा है इतिहास। ये एक परिभाषा है सिंपल सी, मानव जीवन के उत्थान व पतन की चिर गाथा है इतिहास। और इसके बाद एक और, जो घटना घटित हुई हो वह इतिहास है। जो घटना घटित हुई हो वह इतिहास है। और ये इतिहास भी 3 शब्दों से मिलकर बना है। अरे इतिहास भी 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। हिंदी के अंदर जिस प्रकार से संधि होती है उसी प्रकार से इतिहास की भी संधि हुई है। संधि का मतलब जानते हो ना, 2 सार्थक शब्दों के, 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के मेल को संधि कहते हैं। संधि में तो जैसे 2 शब्दों के मेल को संधि कहते हैं, ये संधि नहीं होती है, अर्थ भी निकलना चाहिए। तो 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के मेल को संधि कहते हैं। तो इतिहास शब्द भी 3 शब्दों से मिलकर बना है। इति प्लस है प्लस आस, इति प्लस है प्लस आस, इन 3 शब्दों के मेल से इतिहास बना है। यहां इति का मतलब इस प्रकार है का मतलब वास्तव में या निश्चित ही। आज का मतलब किसी घटना का घटित होना। तो इतिहास 3 शब्दों से बना है, इति प्लस है प्लस आस। इति का मतलब यहाँ पर है इस प्रकार, है का मतलब है वास्तव में या निश्चित ही। आज का मतलब होता है किसी घटना का घटित होना। तो इतिहास की परिभाषा होती है इस प्रकार, वास्तव में या निश्चित ही किसी घटना का घटित होना इतिहास कहलाता है। सिंपल सी परिभाषा है। इति है प्लस आस। इति का मतलब यहाँ पर इस प्रकार, है का मतलब निश्चित ही, वास्तव में, आस का मतलब किसी घटना का घटित होना इतिहास कहलाता है। ये इतिहास की
कुछ परिभाषाएं सामान्य। बाकी सिंपल है। जो घटनाएं अतीत में, जो पुराने में, अतीत का मतलब जो पुराने में घटनाएं घटित हुई हो वह इतिहास कहलाता है। अब इसके बाद अपन अगर शिक्षण के अंदर इतिहास का अध्ययन करें तो वैज्ञानिक इतिहास का जन्म इतिहास तो काफी सालों से चला आ रहा है, लेकिन इसके मैंने बताया था ना, इतिहास के अंदर साक्ष्य होने चाहिए। अब साक्ष्यों की खोज कौन करता है? वैज्ञानिक, कि ये वास्तव में थे या नहीं थे। तो वैज्ञानिक इतिहास का जन्म कब हुआ? विज्ञान ने इतिहास को, विज्ञान ने इतिहास की कब खोज की? पहले भी इतिहास तो था, लेकिन देखो मैं इससे पहले आपको एक चीज बता देता हूं। इतिहास 3 प्रकार का होता है। पुरातात्विक इतिहास, साहित्यिक इतिहास और एक अंग्रेजी। पुरातात्विक में आते हैं अभिलेख, अभिलेखों के अंदर भी आते हैं शिलालेख, स्तंभलेख, और इसमें आते हैं ताम्रपत्र, भित्ति चित्र, वाणलेख, इसमें एक और आता है गुहाभिलेख। ये पुरातात्विक इतिहास के अंदर आते हैं। इसी के प्रकार साहित्यिक इतिहास, ये भी 2 प्रकार का होता है। एक तो धार्मिक और एक पैराग्राफ या धर्मेतर। तो जो पुरातात्विक, जिसमें जो अतीत के कुछ जो साक्ष्य मिलते हैं, जैसे शिलालेख होते हैं, स्तंभलेख होते हैं, गुहाभिलेख होते हैं, तांबे के ऊपर लिखे हुए पत्र होते हैं, भित्ति दीवार के बने हुए चित्र होते हैं, जो भांड होते हैं, मिट्टी के जो बर्तन बने होते हैं, उनके ऊपर जो अभिलेख मिलते हैं उनकी खोज करते हैं वैज्ञानिक और उनके साक्ष्यों को साबित करते हैं। वो बताना चाहता हूं मैं कि उनके वैज्ञानिकों ने इनके साक्ष्य प्राप्त करने के बाद का इतिहास, वो इसका जन्म माना जाता है, वो प्रमाणिक इतिहास माना जाता है। इसी प्रकार से जो इसका भी बता देता हूँ, साहित्यिक जो इतिहास होता है वो 2 प्रकार का होता है, धार्मिक, अधार्मिक या धर्मेतर। धार्मिक जो साहित्यिक होता है, जो धर्म को मानते हैं, धार्मिक का मतलब है जो धर्म को मानने वाले, जिनमें साहित्य का मतलब होता है जिसमें लिखी हुई पुस्तकें। तो ऐसी कौन कौन सी पुस्तकें हैं? रामायण, महाभारत, बाइबल, पुराण,
वेद, उपनिषद, ये सभी धार्मिक इतिहास के अंदर आते हैं। ये धर्म से ओतप्रोत है। राम का वर्णन, श्री कृष्ण और अर्जुन, दुर्योधन का बाइबल के अंदर, बाइबल में ये भी धार्मिक ग्रंथ है। पुराण, मुसलमानों का धार्मिक ग्रंथ पुराण है, वेद है, उपनिषद है। इसके बाद 6 धार्मिक ग्रंथ होते हैं, जैसे अर्थशास्त्र, रास्तरंगिणी, रघुवंश, और भी बहुत सारे जिनमें धर्म का वर्णन नहीं हो। जैसे जो साहित्य तो होते हैं, लेकिन इनके अंदर धर्म का वर्णन नहीं होता है। जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, इसके अंदर मौर्यकालीन राजाओं की वंशावलियों के बारे में बताया गया है, वहाँ की युद्ध नीति के बारे में बताया है, वहाँ के सेना के विषय में बताया गया है। तो है तो साहित्य और आधा भी इतिहास के अंदर है, लेकिन धर्म का इसमें कहीं पर भी वर्णन नहीं है। इसी प्रकार राजतिरंगिनी, इसमें जम्मू के राजा का वर्णन है। इसी प्रकार इसमें राजा दिलीप, रघु, इनका वर्णन, इनमें राजाओं की वंशावलियों का वर्णन है, वहाँ की प्रजा का, वहाँ की आर्थिक आय का इनका वर्णन है। तो है तो ये भी इतिहास, लेकिन है धार्मिक है, धर्म से परे, धर्म से परे, वो धर्मेतर, धार्मिक, जो धर्म को मानने वाले जो साहित्य हैं वो धार्मिक हो गए। इसी प्रकार अंग्रेजी इतिहास के अंदर भी मेगस्थनीज, इंडिका, इसमें इंडिया का, भारत का इतिहास बताया गया है। इंडिका के अंदर भी जैसे मौर्यकालीन राजाओं के बारे में बताया गया। तो इस प्रकार का साहित्य है या इस प्रकार के पुरातत्विक अवशेष है या अंग्रेजी इतिहास है, इनका वैज्ञानिकों ने साक्ष्यों का प्रमाण करके वैज्ञानिक इतिहास का जन्म कब हुआ? तो 19वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में रैंक नामक विद्वान ने वैज्ञानिक इतिहास को परिभाषित किया। अब वैज्ञानिक इतिहास का जन्म हम मानते हैं 19वीं शताब्दी में। किसने किया? रैंक नामक वैज्ञानिक ने, रैंक नामक विद्वान ने इस इतिहास का वैज्ञानिक ढंग से उपयोग किया या वैज्ञानिक इतिहास को जन्म दिया। इसके बाद इतिहास लिखने की भारतीय परंपरा, ये हो गया इतिहास लिखने की भारतीय परंपरा। भारतीय अनुसार इतिहास का प्रारंभ सृष्टि के आदिकाल से ही हो गया था। अरे जब सृष्टि आई, जब इस पृथ्वी का, जब मनुष्य का अवतरण हुआ, तब से ही इतिहास का प्रारंभ हो गया। जैसे पाषाण काल है, उसके अंदर पाषाण काल, यह अपने विषय के अंदर नहीं है। पाषाण काल
प्राग ऐतिहासिक काल, इसी का भाग है ये पाषाण काल। और इस पाषाण काल के अंदर भी एक काल आता है पूरा पाषाण काल। पाषाण काल को 3 भागों में बांटे हैं। पाषाण काल को 3 भागों में बांटते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। और ये तीनों ही प्राग ऐतिहासिक, इसमें प्राग ऐतिहासिक काल के अंदर आते हैं। प्राग सबसे पुराना इतिहास है, प्राग ऐतिहासिक काल, और इसी का भाग है पाषाण काल। पाषाण काल, और इसके भी 3 भाग है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल के अंदर आदि मानव का जन्म माना जाता है इसमें पूरा पाषाण काल में। तो यही आदि पाषाण काल हो गया प्रारंभ। तो जो भारत की इतिहास लिखने की परंपरा है वो आदि काल से, सृष्टि के प्रारंभ से, तो सृष्टि का प्रारंभ इस आदि मानव से माना जाता है, तब से चली आ रही है। जब आदि मानव था तो, लेकिन तब ऐसा साहित्य का रूप नहीं था इसका इतिहास लिखने में। लेकिन भारतीय विद्वानों ने क्या किया, जब इतिहास को रचा तो इसमें छंदों का, अलंकारों का, शब्द शक्तियों का भारतीयों ने इनका प्रयोग कर करके इस इतिहास को भी रोचक बना दिया। इतिहास को रोचक बना दिया जिससे पढ़ने के अंदर आसानी हो, पढ़ने के अंदर इंटरेस्ट बढ़े। तो जैसे रामायण है, महाभारत है, इनमें क्या है कि छंद और अलंकारों को लगा लगा के इसको रोचक बना दिया। तो भारतीयों के इतिहास लिखने की जो परंपरा है, भारतीय इतिहास जब लिखते हैं तो उसके अंदर छंद और अलंकारों का प्रयोग करके इतिहास को और भी रोचक बना दिया। इसके बाद इतिहास का अर्थ मैंने आपको बता ही दिया। इतिहास शब्द 3 शब्दों से मिलकर बना है।